प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 7 के रसायन विज्ञान विषय के पाठ अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जानेंगे। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 विज्ञान में एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट यानी अम्ल, क्षार और लवण इस पाठ के बारे में जानेंगे। बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार के फल, सब्जियां, अनाज, दाल और चावल, इस प्रकार मिठाई या हम बोल सकते हैं शाकाहारी, मांसाहारी भोजन, कई प्रकार के पदार्थों को खाते हैं और पीते भी हैं। तो जब हम इन पदार्थों को खाते और पीते हैं तो हमें इनका स्वाद भी मालूम होगा ही। कुछ पदार्थ खट्टे लगते हैं, कुछ मीठे लगते हैं। खट्टा पदार्थ अम्ल यानी एसिड होता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। ऐसे खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। तो बच्चों, अब आप ये भी जान लीजिए कि एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिस से हुई है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। बच्चों, क्या आपने खाने का सोडा, इसका स्वाद चखा है? चखा तो ज़रूर होगा। तो आप मुझे स्मरण करके बताइए कि इसका स्वाद आपको कैसा लगा था। तो आइए अब यहाँ पर मैं इसे चख कर बताती हूँ। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर खाने का सोडा का थोड़ा सा चखा। इसका स्वाद मुझे थोड़ा सा हल्का कड़वा महसूस हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस खाने के सोडे को इस प्रकार से उंगलियों के बीच रखकर इस प्रकार मलने पर ये मुझे थोड़ा सा साबुन की तरह प्रतीत हो रहा है। जैसे साबुन में झागा जाता है, वैसे ही जब मैं खाने के इस सोडे को अपनी उंगलियों के बीच इस प्रकार मल रही हूँ तो ये भी मुझे उसी प्रकार थोड़ा साबुनी जैसा प्रतीत हो रहा है। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा, ऐसे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा हो और वह साबुन की तरह चिकना हो तो यह क्षार कहलाता है। ऐसे पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय होती है। आइए अब हम कुछ अम्ल का नाम और यह अम्ल किसमें पाया जाता है इसके बारे में देख लेते हैं। पहला है एसिटिक अम्ल, यह सिरका में पाया जाता है। दूसरा है फॉर्मिक अम्ल, यह चींटी का डंक इसमें पाया जाता है। तीसरा है साइट्रिक अम्ल, ये नींबू, संतरा आदि में पाया जाता है। चौथा है लैक्टिक अम्ल, जिसे हम दही से पा सकते हैं। अगला है एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसे हम विटामिन सी भी कहते हैं। ये आंवला, सिट्रस, इस प्रकार के पदार्थों में पाया जाता है। अगला है ऑक्जेलिक अम्ल, ये पालक में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल, ये इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में पाया जाता है। आइए अब इसी प्रकार हम कुछ क्षारकीय पदार्थों के बारे में भी जान लेते हैं। क्षारक का नाम एवं यह किस पदार्थ में पाया जाता है। पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमें चूने के जल में मिलता है। दूसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये खिड़की आदि के कांच साफ करने के लिए जो मार्जक हम उपयोग में लाते हैं उसमें पाया जाता है। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये साबुन में पाया जाता है। अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया
जिसे हम दुधिया मैग्नीशियम भी कहते हैं, इसमें पाया जाता है। बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर हमने जितने उदाहरण देखे उन्हें आप चख कर बता सकते हैं कि उनका स्वाद कैसा है। जैसे कि नींबू था, इमली, खाने का सोडा, इतना ये सब चीज़ें तो हम चख सकते हैं और बता सकते हैं कि इनका स्वाद कैसा है। पर क्या आप ये सोच सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिन्हें हम चख नहीं सकते, उनकी प्रकृति को हम कैसे बताएंगे कि वे अम्लीय हैं या क्षारकीय? तो बच्चों, कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षारक है, इसके बारे में पता लगाने के लिए हम सूचक का प्रयोग करेंगे। अब ये जान लेते हैं कि सूचक क्या है। सूचक ऐसे पदार्थ हैं जो रंग बदलकर पदार्थों की प्रकृति को बता देते हैं। हमारे आसपास पाए जाने वाले कुछ प्राकृतिक सूचक इस प्रकार से हैं। पहला है लिटमस, दूसरा है हल्दी, तीसरा उड़हुल की पंखुड़ियाँ। तो आइए अब हम लिटमस के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लिटमस लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। अब ये लाइकेन क्या है? लाइकेन फफूंद और कवक का मिश्रण है। लिटमस दो रंग में उपलब्ध है, लाल तथा नीला। तो बच्चों, आप लाल और नीले लिटमस पत्र के बारे में जान चुके हैं। तो अब हम इन्हीं लाल और नीले लिटमस पत्र की सहायता से कुछ प्रयोग करेंगे और जानेंगे कि पदार्थों की प्रकृति अम्लीय है या क्षारकीय। बच्चों, इस क्रियाकलाप के लिए हमारे पास यहाँ कुछ सामग्रियाँ हैं जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं। तो आइए अब हम इन सभी सामग्रियों के ऊपर पहले नीले लिटमस पत्र का प्रभाव देखेंगे और उसके बाद लाल लिटमस पत्र का प्रभाव देखेंगे। तो शुरू कर लेते हैं। आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक नीला लिटमस पत्र लिया है। अब मैं इसे इस नमक वाले पानी के अंदर डाल रही हूँ। तो ध्यान से देखिए, क्या इस लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव पड़ रहा है? ये देखिए, लिटमस पत्र नमक पानी के अंदर है। क्या इस लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव पड़ा? क्या इसका रंग बदला या उसका रंग वही नीला का नीला है? तो यहाँ आप देख रहे हैं, इस लिटमस पत्र का रंग नीला ही है। अब एक और लिटमस पत्र ले लेते हैं। अब इस लिटमस पत्र को हम सिरका में डालकर देखते हैं कि इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए इसे इस प्रकार से हम डाल लेते हैं। यह देखिए, इस लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या नीला लिटमस पत्र नीला ही दिखाई दे रहा है? नहीं, ये तो लाल रंग का दिखाई दे रहा है। जब नीला लिटमस पत्र लाल हो जाए, यानी वह पदार्थ अम्लीय पदार्थ है। तो अब हम अगला चीनी का पानी है, इस पर भी नीले लिटमस पत्र का प्रभाव देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं चीनी पानी में लिटमस पत्र को इस प्रकार से डाल रही हूँ। अब देखिए, क्या इस लिटमस पत्र पर कोई बदलाव आया है? नहीं, ये वही नीला का नीला ही है। क्या ये अम्लीय है या क्षारकीय? जरा सोच कर रखिए। अब हम आगे नींबू रस में इस नीले लिटमस पत्र को इस प्रकार से डुबोकर देख लेते हैं। ये देखिए, ये नीला लिटमस पत्र का रंग किस प्रकार का हो गया? ये तो मुझे लाल दिखाई दे रहा है। तो यह क्या है? अम्ल है। अब आगे हम चलते हैं। इमली के पानी में इस नीले लिटमस पत्र को डुबोकर देखें। ये इमली के पानी में मैं नीले लिटमस पत्र को इस प्रकार से डुबो रही हूँ। ये देखिए, इसका रंग क्या ये नीला ही है? नहीं, ये तो फिर से लाल दिखाई दे रहा है। तो ये इमली भी क्या है? एक अम्लीय पदार्थ है। अब आगे हम चलते हैं दही की ओर। तो अब दही में भी हम क्या करते हैं? इस नीले लिटमस पत्र का एक पत्र डुबोकर देखते हैं। ये देखिए, ये
लाल रंग का हो गया है, यानी दही भी एक अम्लीय पदार्थ है। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा कि जितने भी लिटमस पत्र लाल हुए, यानी ये अम्लता के प्रभाव के कारण हुआ। तो जिस भी पदार्थ में लिटमस पत्र को, कौन से लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को अगर हम डुबाते हैं और उसका रंग नीला से लाल हो रहा है, यानी वह पदार्थ क्या है, अम्लीय पदार्थ है। अब हम देखते हैं कि लाल लिटमस पत्र पर इन सामग्रियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। ये है लाल लिटमस पत्र। इसमें से मैं एक पत्र निकाल लेती हूँ और सबसे पहले नमक वाले जल में डालती हूँ। तो ये नमक वाले जल में गया। अब देखिए, क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ा है? इसे ध्यान से देख लीजिए। ये लाल था, अब इसका रंग क्या है? ये लाल का लाल ही रह गया है। तो क्या ये अम्लीय पदार्थ है या क्षारकीय? आप जरा सोच कर रखिए। अब हम चलते हैं आगे सिरका की ओर। तो मैं अब फिर से एक लाल लिटमस पत्र को लेकर के इस सिरका में डुबो देती हूँ। ये देख लीजिए, ये लाल लिटमस पत्र का रंग नहीं बदला है, ये लाल लाल ही है। अब आगे चलते हैं चीनी पानी। तो यहाँ पर भी मैंने एक और लिटमस पत्र को इस प्रकार से लिया और मैं इसे चीनी के पानी में डालकर देखती हूँ। देख लीजिए, ये लाल ही है। अब हम आगे चलते हैं। ये है नींबू का रस। अब इस नींबू रस में हम लाल लिटमस पत्र को डालते हैं। ये देखिए, क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ा है? इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ये लाल का लाल ही दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस लाल लिटमस पत्र को इमली के इस पानी में डुबो लेते हैं। क्या इसका रंग बदला? नहीं, इसका रंग नहीं बदला है, ये लाल था और लाल ही है। अब चलते हैं दही की ओर। एक और पत्र मैं ले लेती हूँ, ये भी लाल लिटमस पत्र ही है। अब इसे दही में डुबो लेते हैं। क्या इसका रंग बदला? देखिए, ये तो लाल का लाल ही है। तो लाल लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे, तो इस लाल लिटमस पत्र का क्या कार्य, अगर इस पर तो किसी का कोई प्रभाव नहीं है। तो आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। एक लाल लिटमस पत्र को पहले खाने का सोडा इसके घोल में डालकर देख रही हूं। आप भी ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये लाल लिटमस पत्र है और जब ये खाने का सोडा के घोल में गया तो क्या इसका रंग कोई परिवर्तित हुआ? हाँ, ये लाल लिटमस पत्र लाल से नीला बदल गया। जब लाल लिटमस पत्र नीला हो जाए, यानी वह पदार्थ क्या होता है, क्षारकीय पदार्थ होता है। अब हम इसी प्रकार लाल लिटमस पत्र को डिटर्जेंट के घोल में डालकर देखते हैं, क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन आ रहा है। ये देखिए, इसे मैंने डिटर्जेंट के घोल में डाल लिया। अब आप देखिए, ये लाल लिटमस पत्र क्या हो गया, नीला हो गया। यानी ये भी क्या है, ये डिटर्जेंट भी एक क्षारकीय पदार्थ है। क्या है, क्षारकीय पदार्थ। अब हम नीले लिटमस पत्र को इन दोनों पर देख लेते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है। ये देखिए, ये है नीला लिटमस पत्र। अब मैं इसे खाने के सोडा के घोल में डाल देती हूँ। क्या इसमें कोई परिवर्तन आ रहा है? क्या नीला लिटमस पत्र नीला ही रह गया या यह लाल हो गया? ये देखिए, नीला लिटमस पत्र नीला ही दिखाई दे रहा है। अब हम इसी प्रकार डिटर्जेंट के घोल में भी नीला लिटमस पत्र डाल लेते हैं। ये नीला लिटमस पत्र डिटर्जेंट के घोल में, क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन आया? ये देखिए, ये भी नीला का नीला ही रह गया। यानी नीला लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यह क्या है, क्षारकीय पदार्थ है। क्या है, क्षारकीय पदार्थ। तो आपने इस नीले और लाल लिटमस पत्र के बारे में अब तक क्या सीखा?
यहाँ पर हमने कई प्रकार के पदार्थ लिए थे। किसी किसी पदार्थ में नीला लिटमस पत्र लाल हो रहा था और किसी पदार्थ में लाल लिटमस पत्र क्या हो रहा था, नीला हो जा रहा था। यानी जब लिटमस पत्र, कौन सा लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र पर किसी पदार्थ का प्रभाव पड़कर वह नीला से लाल हो जाए तो वह अम्लीय पदार्थ होता है। उसी प्रकार से जब किसी लाल लिटमस पत्र पर किसी पदार्थ का प्रभाव पड़कर वह लाल से नीला हो जाए तो वह क्षारकीय पदार्थ होता है। क्या होता है? क्षारकीय पदार्थ। अब आगे बढ़ते हुए हम हल्दी को एक सूचक के रूप में देखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मेरे पास कुछ सामग्री है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच हल्दी लिया हुआ है। अब इसे मैं एक पेस्ट के रूप में बना लेती हूँ, जिसके लिए मैं इस हल्दी में थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी, इस प्रकार से। अब इस हल्दी में पानी मिलाने के बाद ये एक हल्दी का पेस्ट बन जाएगा। अब इस हल्दी के पेस्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पेपर है। इस पेपर के जगह पर आप फिल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर या पतला कोई कागज भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सादा पतला कागज लिया हुआ है। तो इस कागज पर हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हल्दी का लेप लगा लेंगे और हल्दी का लेप लगाने के बाद इसे हम कुछ देर या तो धूप में सूखने के लिए रख देंगे या हम इसे हवा के नीचे सूखने के लिए रख देंगे। तो इस प्रकार से मैंने इस लेप को इस पर लगा दिया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि मैंने इस प्रकार का पत्र पहले से ही बना करके रखा हुआ है, जो कि सूख भी चुका है। अब हम इस हल्दी वाले पत्र को एक सूचक के रूप में प्रयोग करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यही पदार्थ जो आपने पहले भी देखे हैं, नमक, सिरका, चीनी, नींबू रस, इमली, दही, चूना जल, डिटर्जेंट और खाने का सोडा, इन्हीं पर इस पत्र का प्रभाव देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस हल्दी वाले पत्र को इस नमक वाले जल में डुबा कर देखना होगा। आप जरा सोच कर देखिए, जब आपने इस नमक वाले जल पर लाल और नीले लिटमस को डाला था तो क्या उस पर कोई प्रभाव पड़ा था? प्रभाव तो नहीं पड़ा था। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। अरे, इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब आगे चलते हुए यहाँ देखिए, क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन आ रहा है? ये देखिए, इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। अब चलते हैं चीनी वाले जल पर। देखिए, क्या इस हल्दी वाली पट्टी पर कोई प्रभाव पड़ा? नहीं, ये हल्दी का रंग उसी प्रकार का है, ये पीला ही दिखाई दे रहा है। अब चलिए नींबू रस, इस नींबू रस में इसे डालकर देखते हैं। ये देखिए, ये हल्दी की पट्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अब इमली, इस पर भी कोई प्रभाव नहीं है। ये देख लीजिए, ये पीला का पीला ही है। अब चलते हैं दही की ओर और इसमें डुबो लिया मैंने इस हल्दी की पट्टी को। इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये पीला का पीला ही दिख रहा है। अब हमारे पास है खाने का सोडा। अब इसमें डुबो कर देखते हैं क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ रहा है। इसका रंग आपको दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा लाल दिख रहा है, पीले से थोड़ा सा लाल, यानी हल्दी के इस रंग में परिवर्तन आया है। अब हम चलते हैं डिटर्जेंट में। अब आप ध्यान से देखिए, मैं इस हल्दी वाली पट्टी को डिटर्जेंट में इस प्रकार से डुबो लेती हूँ। ये देखिए, इसका रंग लाल हो गया है। अब इसी प्रकार हल्दी वाले पत्र को हम चूना जल में मिलाकर देखते हैं। ये देखिए, मैंने इसे चूना जल में डाल दिया। इसका रंग क्या दिखाई दे रहा है? ये भी आधा लाल और आधा पीला। जितना ये चूना के जल में गया उतना ये लाल दिखाई दे रहा है, यानी
चूने के जल का प्रभाव इस हल्दी के सूचक पर पड़ा है और यह पीले से लाल हो गया। इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ पर कुछ पदार्थों पर हल्दी की जो पट्टियाँ हैं वो कोई भी कार्य नहीं की, यानी उसका रंग बदला ही नहीं। और आपने किसी किसी पदार्थ में देखा कि ये हल्दी की पट्टियाँ क्या हो गई, पीले से लाल हो गई। तो जिसमें हल्दी की पट्टियाँ पीले से लाल हो गई वो क्या पदार्थ है, क्षारकीय पदार्थ। तो बच्चों, हल्दी को एक सूचक के रूप में देखने के बाद अब आइए, मेरे हाथ में ये उड़हुल के फूल हैं जो आपको आसपास बड़ी आसानी से मिल जाएंगे और आप इन्हें उपयोग में भी लाते होंगे। तो आइए इस उड़हुल के फूल से हम सूचक को तैयार कर, या हम बोल सकते हैं कि यही उड़हुल फूल एक सूचक के रूप में है, इसे हम किस प्रकार से तैयार करेंगे और इनका इन पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी देख लेंगे। तो इसे हमें तैयार करने के लिए क्या करेंगे, या तो आप इस प्रकार से उड़हुल फूल की जो पंखुड़ियां हैं इन्हें पानी में डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो पानी का रंग आप देख सकते हैं लाल दिखाई दे रहा है। ये देखिए, मैंने पानी को अलग से निकाल कर यहाँ पे रखा है। ये देखिए, पानी का रंग क्या हो गया है, लाल हो गया है। पानी में पंखुड़ियों का रंग आ चुका है। अब हम इस पानी से क्या कर सकते हैं, इसे इस पेपर पर डालकर इसे एक सूचक के रूप में पेपर को बना सकते हैं, जैसे हमने हल्दी को बनाया था। और साथ ही अगर आपके पास समय कम हो तो आप क्या करेंगे, हम इस प्रकार से सीधे उड़हुल के फूल को पेपर पर इस प्रकार से रगड़ते हुए इस पेपर को ही एक सूचक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस प्रकार रगड़ते रगड़ते ये पेपर का रंग क्या हो रहा है, थोड़ा सा गुलाबी हो गया है। और इसे आप थोड़ी देर सुखा देंगे तो यह एक सूचक के रूप में पत्र तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए, मैंने इस प्रकार से इस पट्टी को ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले नमक वाले जल में डालकर देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए, ये जैसा था वैसा ही है, इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अब हम क्या करेंगे, सिरका में इसे डुबो कर देखते हैं। मैंने एक और पट्टी को ले लिया और इसे सिरका में डुबो कर देखते हैं। ये देखिए, इसका रंग थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, ये थोड़ा लाल रंग जैसा हो गया है। ये गुलाबी से क्या हुआ है, थोड़ा लाल जैसा दिखाई दे रहा है। अब चलिए आगे देखते हैं चीनी पानी में क्या असर पड़ेगा। इस पट्टी को मैं क्या करूँगी, इस प्रकार चीनी वाले पानी में डाल देती हूँ। यहाँ देखिए, इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अब चलते हैं नींबू रस की ओर। अब ये नींबू रस पर इसका प्रभाव देखते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा गुलाबी रंग था और यहाँ पर ये थोड़ा लाल रंग आ चुका है। अब आगे देखते हैं इमली पर। अब हम इस पे देखते हैं क्या असर पड़ रहा है। ये देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं इसका रंग अलग है और इसका रंग थोड़ा लाल दिखाई दे रहा है। अब हम आगे चलते हैं दही। दही में मैं अगर इस पत्र को इस प्रकार डाल रही हूँ तो क्या कोई परिवर्तन आप देख रहे हैं? इसका रंग थोड़ा सा धीमा दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं खाने का सोडा। इसमें मैं इस पत्र को डालती हूँ। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन दिख रहा है? तो यहाँ आपने देखा कि खाने का सोडा का जल में जब यहाँ पर उड़हुल के इस पत्र को डुबोया गया तो इसका रंग आप देख रहे हैं ये थोड़ा हरा दिखाई दे रहा है। अब आइए हम इसी प्रकार से डिटर्जेंट में देखते हैं क्या हो रहा है। आइए इस पट्टी को डिटर्जेंट में डालकर देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिटर्जेंट के घोल में इस पट्टी को डाला। ये देखिए, इसका रंग क्या हो गया, हरा हो गया। इसका रंग क्या हुआ, हरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं चूना का जल।
चूना का जल में इस पट्टी को डालकर देखते हैं क्या हो रहा है। तो आइए एक और पट्टी काट लेते हैं। तो मैंने इस प्रकार से एक पट्टी को काट लिया और इसे चूना जल में डुबो कर देखते हैं। ये देखिए इसका रंग क्या हो गया, हरा हो गया। यहाँ हमने उड़हुल के फूल से बने हुए सूचक का विभिन्न पदार्थों पर देखा कि इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पर कुछ पदार्थ क्या कर रहे थे, इन पट्टियों को गुलाबी कर दे रहे थे और कुछ पदार्थ इन पट्टियों को इस प्रकार से हरा बना दे रहे थे। तो ऐसे पदार्थ जो इसे हरा बना दे रहे थे, आपने देखा ये है खाने का सोडा, डिटर्जेंट और चूना जल, जो कि आप जानते हैं ये क्या पदार्थ है, क्षारकीय पदार्थ हैं। क्या है, क्षारकीय। और यहाँ पर आपने देखा नींबू का रस, इमली, दही और सिरका, इन्होंने क्या किया था, इस प्रकार की पट्टियों का रंग क्या कर दिया था, गुलाबी कर दिया था। पर आपने देखा कि चीनी और नमक का इस सूचक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसा कि आपने लिटमस पत्र और हल्दी वाले पत्र पर भी देखा था कि नमक और चीनी, इन दोनों का लिटमस पत्र, हल्दी वाले सूचक और इस उड़हुल वाले सूचक पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। है ना ये सोचने वाली बात। तो कुछ पदार्थ तो अम्लीय होते हैं और कुछ पदार्थ क्षारकीय, पर कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो ना तो अम्लीय होते हैं और ना तो क्षारकीय। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? आइए इन पदार्थों के बारे में भी जान लेते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है। नमक और चीनी के विलयन का लिटमस पत्र, हल्दी पत्र एवं उड़हुल पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे विलयन को उदासीन विलयन कहा जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं अगर हम अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो क्या होगा? तो आइए एक गतिविधि द्वारा देख ही लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक खाली कप लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा या तो नींबू का रस लूंगी या तो सिरका। तो चलिए थोड़ा सा सिरका ले लेते हैं और अब इसमें क्षार यानी कि थोड़ा सा डिटर्जेंट, ये भी मैं इसमें इस प्रकार से मिला देती हूँ। अब क्या इसमें कोई परिवर्तन आप देख पा रहे हैं? इसमें रंग में तो कोई परिवर्तन नहीं है। तो आइए पहले इसमें लिटमस पत्र द्वारा परीक्षण कर लेते हैं। अब यहाँ पर नीले लिटमस पत्र का प्रभाव देख लेते हैं। यहाँ पर नीला लिटमस पत्र ने अपना रंग नहीं परिवर्तन किया, ये नीला का नीला ही है। अब आइए लाल लिटमस पत्र पर इसका प्रभाव देख लेते हैं। ये देखिए लाल लिटमस पत्र को मैंने इस मिश्रण में डाला और लाल लिटमस पत्र क्या है, लाल ही रह गया। ना तो नीले लिटमस पत्र का रंग चेंज हुआ, ना ही लाल लिटमस पत्र का। यानी ये क्या है, एक उदासीन विलयन बन गया है। अब हम इस मिश्रण को इस टेस्ट ट्यूब में डाल लेते हैं। ये देखिए इसे मैंने इस प्रकार से इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस सूचक का प्रयोग करेंगे। तो ये यूनिवर्सल सूचक है, इसे हम इंग्लिश में यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। इसके जगह पर आप फिनोप्थेलिन इंडिकेटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस इंडिकेटर की 1 से 2 बूंदें इस मिश्रण में डालकर देखते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पर ये देखिए, क्या आपको कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है? पहले यह मिश्रण रंगहीन था, अब यह थोड़ा सा क्या दिखाई दे रहा है, गुलाबी रंग का दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा क्षारकीय पदार्थ मिलाकर देखते हैं कि इसके रंग में कोई परिवर्तन आएगा या नहीं। अब हम इसमें थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला लेते हैं। देखिए क्या कुछ परिवर्तन आ रहा है। मैंने इस टेस्ट ट्यूब को धीरे धीरे से हिलाया और देखिए ये जो गुलाबी रंग था वह गायब होकर फिर से ये विलयन का हो गया, रंगहीन हो गया है। अब हम क्या करेंगे,
इसमें थोड़ा सा और इंडिकेटर मिला के देखते हैं। और अब हम इसे मिश्रण को इस प्रकार से हिलाकर देखेंगे। ये देखिए, यह फिर से थोड़ा सा गुलाबी दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा सिरका और मिला लेते हैं। देखिए, ये गुलाबी रंग क्या हो गया, धीरे धीरे रंगहीन हो गया। तो इस गतिविधि द्वारा आपने ये जाना कि जब किसी अम्लीय पदार्थ को क्षारकीय पदार्थ से मिलाया जाता है तो अम्लीय पदार्थ और क्षारकीय पदार्थ दोनों अपने अपने गुण नष्ट करके ये क्या बन जाता है, एक उदासीन विलयन बन जाता है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी उदासीनीकरण प्रक्रिया। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा खट्टा पदार्थ अम्ल यानी एसिड होता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय यानी एसिडिक होती है। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा हो और वह साबुन की तरह चिकना लगे तो वह क्षार यानी बेस कहलाता है। ऐसे पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय यानी बेसिक होती है। फिर हमने ये जाना था कि सूचक क्या होते हैं। सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रंग बदलकर पदार्थों की प्रकृति को बता देते हैं। हमने 3 प्रकार के सूचकों का प्रयोग किया था, लिटमस पत्र, हल्दी पत्र और अड़हुल के फूल का पत्र। हमने जाना कि जब नीला लिटमस पत्र किसी पदार्थ के प्रभाव से लाल हो जाए तो वह पदार्थ अम्लीय होता है, और उसी के विपरीत जब लाल लिटमस पत्र किसी पदार्थ के प्रभाव से नीला हो जाए तो वह पदार्थ क्षारकीय होता है। क्या आप बता सकते हैं अम्ल और क्षार में क्या क्या अंतर है? दूसरा, कपड़े में लगे हल्दी के दाग को जब आप साबुन से धोते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है और क्यों? इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।